नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। न्यूज एट 12:30 में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत चीन विवाद को लेकर अब चीन विवाद पर आर्मी चीफ मुकुंद नरवणे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चीन से लगातार बातचीत जारी है और सीमा पर काबू में हालात हैं। नेपाल से भी रिश्ते अच्छे रहेंगे। नेपाल से हमारे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चीन विवाद पर आर्मी चीफ मुकुंद नरवणे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चीन से लगातार बातचीत जारी है और सीमा पर हालात काबू में है। नेपाल से अच्छे रिश्ते रहेंगे। नेपाल से हमारे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा है कि मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि चीन के साथ हमारी सीमाओं पर स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। सेना प्रमुख ने ये बात कही है और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आयोजित पासिंग आउट परेड के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उसमें ये बात उन्होंने कही। नेपाल के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा है कि नेपाल से हमारा संबंध हमेशा से मजबूत रहा है और आगे भी मजबूत ही रहेगा। इसी के साथ ही प्रमुख जनरल मुकुंद नरवणे ने कहा है कि चीन के साथ बातचीत का दौर जारी है, जो कोर कमांडर स्तर की वार्ता से शुरू हुई है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी ओर से किए जा रहे निरंतर संवाद के माध्यम से हम भारत और चीन के सभी कथित मतभेदों को दूर कर लेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि सब कुछ नियंत्रण में है। सेनाध्यक्ष ने नेपाल के मुद्दे पर कहा कि नेपाल के साथ हमारे बहुत मजबूत संबंध है। हमारे उनसे भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक संबंध है। उनके साथ हमारा संबंध हमेशा से मजबूत रहा है और भविष्य में भी मजबूत ही रहेगा। आपको बता दें कि लद्दाख के पेंगोंग त्सो झील, गलवान घाटी और डेमचोक 3 ऐसे स्थान थे जहां पर भारतीय और चीनी सेना एक दूसरे के सामने डटी थी। बीते दिनों यहां सैन्य अधिकारियों के स्तर पर बातचीत में भारत ने साफ कर दिया था कि वो अपने जवानों को तब तक इलाके से नहीं हटाएगा जब तक चीन की सेना इलाके में पूर्व की स्थिति को बहाल नहीं कर देती है। चुशूल सेक्टर के सामने चीन के मोल्डो सैन्य बेस में हुए वक्त बैठक में भारत का नेतृत्व लेह स्थित सेना की 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया था। उनके साथ 2 ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारी भी शामिल थे। वहीं अब आपको बता दें कि थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नेपाल से हमारे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ते हैं। चीन विवाद पर भी उन्होंने कहा है कि चीन से लगातार बातचीत की जा रही है और इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि सीमा पर हालात काबू में है और नेपाल से भी आने वाले समय में भी अच्छे ही रिश्ते रहेंगे और जैसे कि पहले भी वो रिश्ते अच्छे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने कहा है कि मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं। प्रफुल्ल बख्शी, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज में। थैंक यू वेरी मच। सर, आपसे जानना चाहते हैं कि सेना प्रमुख जनरल नरवणे का बयान सामने आया है नेपाल और चीन को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नेपाल और चीन को लेकर उनके बयान में हमको किसके ऊपर में आप मेरी टिप्पणी चाहते हैं? सर, पहले आप चीन को लेकर, उन्होंने कहा है कि जो हालात हैं वो अभी कंट्रोल में हैं। देखिए, ये चीन बोल रहा है जी, वो चीन की तरफ से कंट्रोल में है जी, पर चीन, हमको ये देखना है कि जो इस बातचीत का रिजल्ट निकल रहा है क्या वो हमारे फेवर में है जी, कि नहीं जी। और या अभी दिखाने के लिए चीन बोल रहा है, क्योंकि चीन ने अपने आप को बहुत अच्छी तरह स्थापित कर लिया है
जी लद्दाख से लेकर डाउन नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल के नॉर्थ ईस्ट तक उसने कम से कम 4 एयरफील्ड बनाए हैं। उसके रेलवे स्टेशन 3 जगह पे बनाए हैं, रेलवे यार्ड्स, एम्यूनिशन डंप्स, और 4-5 जगह पे रडार स्टेशन है। आप बताइए कि उनकी जब पूरी की पूरी तैयारी हो गई है, उसको पता भारत की तैयारी इतनी नहीं है, और फिर हम कैसे कहते कि अब चीन नहीं चाहता? चीन आपको आगे बढ़ने नहीं देगा? या चीन ने कह दिया है कि आप डीबीओ श्योक रोड के ऊपर अपना कार्यक्रम करिए? क्या उसने बोला है? देखिए ऐसा है, चाहे जनरल नरवणे माने, हम नहीं मानते जी। हाँ, उनको एट द मोमेंट लग रहा होगा, पर मुझे को नहीं लगता। चाइना लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट अपना देखता है। वो 1 साल के लिए शायद चुप हो जाए, 1.25 साल के लिए भी चुप हो जाए, पर नहीं चुप बैठेगा। प्रफुल्ल बख्शी, यहाँ क्या लगता है कि चीन भटकाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, चीन भटकाने की तो कोशिश कर रहा है। चीन ने नेपाल के ऊपर पूरा अपना आधिपत्य जमा लिया है जी। तो उसको बिल्कुल नेपाल को जैसे मेस्मराइज कर रखा है, चाहे डरा के किया हो, चाहे जैसे किया हो। भूटान के ऊपर छा रहा है वो। आपके पास दोनों नेपाल और भूटान आपकी फॉरेन पॉलिसी के दायरे से बाहर हो जाएंगे जी। ये आपको पता होना चाहिए। और आप किस बूते पे सोच रहे हैं कि मामला बिल्कुल ठीक ठाक है? नेपाल आपको कह रहा है कि हम आपसे विश्वास नहीं करते। वो तो यहाँ तक कि कस्में दे रहा है अपने गुरखा को वापस लाने की, और हमारे आर्मी चीफ को जनरल की जो वो देते हैं ऑनरी उपाधि, वो डिनाई करने की। जी प्रफुल्ल बख्शी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल से हमारे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ते जो हैं अच्छे रहे हैं और आगे भी भविष्य में अच्छे रहेंगे, ये भी कहा गया है नरवणे जी की ओर से। नरवणे जी की ओर से कह रहे हैं, मैं खुद कह रहा हूं। देखिए, हमारे को सबको पता है, हमारी रिश्तेदारी नेपाल में है। मेरी अपनी मामी नेपाल की है। आप क्या बात कर रहे हैं? हमें सब पता है कि हमारे खून के रिश्ते हैं जी। जैसे कहावत है, रोटी बेटी का रिश्ता। तो ये सारे के सारे हमारे रिश्ते हैं। पर देखिए, जब सियासती कार्रवाई होती है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है, तो रिश्ते धरे के धराए रह जाते हैं जी। हम तो बहुत पहले चाणक्य नीति से सीख लेना चाहिए था। चाणक्य नीति ने हमें सारी दुनिया को सिखाया, हम ही नहीं सीख रहे। अगर बात करें 3 जगहों से इस समय अगर भारत की बात करें तो 3 देशों के साथ सीमा विवाद को लेकर चिंताएं बढ़ी हुई हैं। ऐसे में पाकिस्तान की बात करें, चीन की बात करें या नेपाल की बात करें तो लगातार हर ओर से, अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहां से सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है और चीन और नेपाल से भी सीमा विवाद चल रहा है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि स्थिति आगे सही रहेगी? सीमा विवाद चल रहा है, पाकिस्तान से सीमा विवाद चल रहा है, लड़ाई की नौबत है। चाइना से सीमा विवाद चल रहा है, लड़ाई की नौबत है। और आपको क्या चाहिए? आप किधर देखने लायक है? ना आपका बांग्लादेश आपके साथ में है, अब उसने पोर्ट फैसिलिटी चाइना वॉरशिप को दी हुई है, चाइनीज म्यांमार ने दी हुई है, श्रीलंका ने हबनतोता दिया हुआ है, पाकिस्तान ने ग्वादार पोर्ट दिया हुआ है, आर्टिफिशियल आइलैंड मालदीव पर बनाया, मालदीव में उसकी पूरी नेवी जा सकती है, सारी सबमरीन चारों तरफ भारत के गश्त लगा रही हैं। और आप पूछ रहे हैं कि क्या हमारी हालत है? इस समय हमारी दयनीय हालत है। लेकिन लगातार कोशिशें की जा रही है कि हालातों को, स्थिति को नियंत्रण में किया जा सके। ये मैं मानता हूं, ये प्रेजेंट गवर्नमेंट बहुत जोर से ट्राई कर रही है, पर ये जो नीतियां हुई हैं, ये पिछले 3 साल में नहीं प्रॉब्लम, ये रिजल्ट आया है। ये पिछले रिजल्ट आया हमारी तो पिछले 60 साल से हमारे नींद लेने का, इसलिए रिजल्ट ये है। प्रफुल्ल बख्शी जी, यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि अगर बातचीत नहीं की जाएगी तो विवाद कैसे सुलझ सकता है? कहा जाता है कि बातचीत से ही कोई विवाद सुलझ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बातचीत बंद कर दीजिए, बातचीत लगातार जारी रखिए, यही हमारे पास चारा है जी। और यही बातचीत नहीं है, बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। नेपाल के साथ में उसकी प्रॉब्लम देखिए, जो चाइना नेपाल को दे सकता है, क्या आप दे सकते हैं? ये आप पहले सोच लीजिए। ये जो हमने मधेसी का प्रॉब्लम किया था, पेट्रोल बंद करा दिया था, ये सारा ड्रामा जो किया था, ये हमको बहुत महंगा पड़ रहा है। आप खुद देख लीजिए कि एक नेपाल कंट्री है जो आपका, जिसका आपका ब्लड है, आपका धर्म है, आपका कल्चर है, सब कुछ है, पर आपका नहीं है जी। ये किसकी गलती है? ये चाइना कोई जादूगर नहीं है। जब हमको अपनी गलती ही नहीं स्वीकार करनी आती तो हम क्या कर लेंगे?
पर ये जो गवर्नमेंट अब ट्राई कर रही है, बहुत भरसक प्रयत्न कर रही है। हम सारे देश को लगना चाहिए और नेपाल को ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी जैसे भी हो समझाना चाहिए हम सबको मिलकर। तो क्या लगता है ऐसे में क्या नेपाल भारत के साथ खड़ा होगा? अगर नेपाल, देखिए फिलहाल नेपाल ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। आज लड़ाई होती है तो नेपाल आपके साथ में नहीं है जी, ये तो आपको पता है। मैक्सिमम तटस्थ रहेगा, मैं मानता हूं। पर नेपाल चीन से मोहब्बत नहीं करता, नेपाल चीन से डरता है। क्या आप ऐसे में अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की ओर से भी जब चीन और भारत का विवाद हुआ था उसको लेकर कहा गया था कि मध्यस्थता की बात की जाएगी। देखिए, मध्यस्थता अमेरिका इसलिए करना चाहता है, अमेरिका अपनी छवि बनाना चाहता है और अमेरिका अब इंप्रेशन बनाना चाहता है चाइना के ऊपर। अमेरिका को भी प्रॉब्लम आई हुई है चाइना से, उसके जो ट्रेड इत्यादि के ऊपर। हालांकि अमेरिका पूरा फायदा उठा रहा है और पूरा जोर लगा रहा है, पर जिस तरीके से चाइना के आयरन ओर्स पे और जो नेपाल अमेरिका निर्भर करता है जी, आपको फिर विश्वास होना चाहिए कि नेपाल जो चाइना है अपने को तटस्थता में लाने के लिए कोशिश इसलिए कर रहा है कि उसमें उसका फायदा है। प्रफुल्ल बख्शी जी, यहाँ पर अगर रक्षा मंत्री की बात करें तो उनकी ओर से भी ये कहा गया था कि भारत और अपने गौरव और स्वाभिमान के लिए पूरा लड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा, जो रक्षा मंत्री कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लड़ाई हमें करनी है और हम स्वाभिमान के लिए लड़ाई करेंगे। ये बिल्कुल ठीक बात है। ये स्टेटमेंट पे हम पूरा सा समर्थन देते हैं जी। पर क्वेश्चन ये है, हमारे पहले के आज से 62 में जो गवर्नमेंट थी, अगर उनके प्रधानमंत्री ने हमारी 38-40,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन ना चाइना को दे दी होती तो बात दूसरी होती। वही उसमें से और जमीन पीओके की पाकिस्तान ने दे दी है। बिल्कुल प्रफुल्ल बख्शी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। दिल्ली सर गंगाराम अस्पताल हाईकोर्ट पहुंच गया है। अस्पताल पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने मामला दर्ज कराया है। अब 15 जून को इस मामले की अगली सुनवाई होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां सर गंगाराम अस्पताल हाईकोर्ट पहुंच गया है। अस्पताल पर एफआईआर जो दर्ज की गई है उसको रद्द करने की मांग की गई है। अस्पताल की ओर से ये मांग रखी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने ये मामला दर्ज कराया है और अब इसको लेकर जो अगली सुनवाई है वो 15 जून को होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं दिल्ली से। सुधीर सलूजा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर सलूजा, आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली का जो अस्पताल है सर गंगाराम, वो अब हाई कोर्ट पहुंच गया है, क्या जानकारी मिल पा रही है? दिल्ली सरकार की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने सर गंगाराम अस्पताल पर एफआईआर दर्ज की थी। अब सर गंगाराम अस्पताल ने इस शिकायत के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। अस्पताल प्रबंधन ने इस बाबत दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर को रद्द करने की गुहार लगाई है। दिल्ली हाईकोर्ट 15 जून को इस पर सुनवाई करेगा। दरअसल हॉस्पिटल में के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करने का कारण कोरोना संबंधित नियमों को तोड़ने का आरोप था। इसके खिलाफ दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। वहीं अगर केजरीवाल सरकार की माने तो उनका कहना है कि अस्पतालों पर विपक्षी दलों के साथ मिलकर बदमाशी करने का आरोप है। उन्होंने कहा कि यह अस्पताल हमें धमकी देते हैं और सही से इलाज नहीं करते और मन मांगे पैसे मांगते हैं। इसके बाद दिल्ली के सरकार गंगाराम अस्पताल पर एफआईआर दर्ज की गई थी। जी सुधीर सलूजा, जैसे कि कोरोना काल, इस समय पूरा देश कोरोना की वजह से जूझ रहा है, ऐसे में लापरवाही अगर अस्पतालों की ओर से की जाती है और फिर भी वो हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, ये कितने हद तक सही है? जी बिल्कुल, जो इस समय स्थिति है दिल्ली में, लगातार कोरोना के केस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर हम पिछले 24 घंटे में बात करें तो 2000 से ज्यादा केस आए हैं
और इस समय जो कोरोना के मरीज है उनके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि सरकारी अस्पताल है वहाँ लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं, वहाँ ठीक इलाज न होने के, और आप अगर देखेंगे तो लाशों तक के साथ जो है वो सही व्यवहार नहीं किया जा रहा है। तो मरीज जो है वो परेशान होकर प्राइवेट अस्पतालों की तरफ रुख कर रहा है, भले ही वहां पर ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है या जो भी है, उस मरीज के मन में संतुष्टि है कि मैं वहां पे एक बच सकता हूँ, लेकिन सरकारी अस्पताल में मेरी देखभाल नहीं होगी। और लेकिन उसको देखते हुए जी जबकि सरकार ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर ऐसा कोई भी मामला सामने आए तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जी बिल्कुल चेतावनी दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें प्राइवेट अस्पताल जो है उनकी एक लॉबी है, वो लोग उन लोगों को कहना है कि हमारे अपने खर्च हैं, हमारे जो इंतजाम है, और यही कारण है कि जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे इलाज सही से नहीं हो पाता, वहाँ पे इंतजाम नहीं है। तो उसको देखते हुए, लेकिन जो मन माने तरीके से जो पैसा वसूलने का जो बात सामने आ रही है वो भी गलत है। अभी एलजी साहब ने कहा था कि सभी अस्पताल अपने गेट पर एक साइन बोर्ड लगाएं जिस पर वो बेड का और अपने चार्जेस का विवरण दें, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो आज गंगाराम अस्पताल जो है वो कोर्ट गया, उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ जो FIR हुई है उसे रद्द किया जाए। अब इसकी अगली सुनवाई पर देखना है कि क्या होगा। वहीं अगर अस्पताल की बात करें तो अस्पताल के किसी अधिकारी की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? जी अभी गंगाराम अस्पताल से किसी की प्रतिक्रिया नहीं सामने आई है। अभी चूंकि अभी का मामला है, हो सकता है कि वो शाम तक कुछ ना कोई प्रतिक्रिया दे। सुधीर सलूजा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां कोविड-19 से जुड़े प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में सर गंगाराम हॉस्पिटल ने अब दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। अस्पताल प्रबंधन ने इस बाबत दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज FIR को रद्द करने की गुहार लगाई है। बता दें कि केजरीवाल सरकार की शिकायत के बाद पुलिस ने अस्पताल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं राजधानी दिल्ली से, जहां पर लॉकडाउन को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा है। राहुल ने कोरोना ग्राफ साझा किया है और कहा है कि गलत रेस जीतने के रास्ते पर भारत है और सरकार का अहंकार कोरोना ग्राफ का जिम्मेदार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लॉकडाउन को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को एक बार फिर से घेर लिया है। राहुल गांधी ने एक कोरोना ग्राफ शेयर किया है, उसमें कहा है कि गलत रेस जीतने के रास्ते पर भारत है और सरकार का अहंकार है कोरोना ग्राफ का जिम्मेदार। आपको बता दें कि लगातार कोरोना वायरस और लॉकडाउन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र सरकार पर हमलावर रहे हैं। अब ऐसे में एक और बार राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेर लिया है और जिसके चलते कोरोना ग्राफ शेयर किया गया है। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि लॉकडाउन को लेकर यहां पर प्रहार किया गया है केंद्र सरकार पर। जिस तरीके से कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की थी, ऐसे में ताकि कोरोना वायरस के मामले जो है वो थम सके, लेकिन विपक्ष की ओर से, कांग्रेस की ओर से बार बार केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है। एक बार फिर से राहुल गांधी ने कोरोना ग्राफ शेयर किया है। जिस तरीके से बार बार कोरोना वायरस के मामले हर रोज बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में उन्होंने कहा है कि गलत रेस जीतने के लिए भारत है और साथ में ही सरकार का अहंकार कोरोना ग्राफ का जिम्मेदार है। इसमें आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार का अहंकार ही कोरोना ग्राफ का जिम्मेदार है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना ग्राफ शेयर किया है। गलत रेस जीतने के रास्ते पर है भारत, उन्होंने कहा है ये, और सरकार का अहंकार कोरोना ग्राफ का जिम्मेदार है। जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार का अहंकार ही कोरोना ग्राफ का जिम्मेदार है। एक बार फिर से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा है और लॉकडाउन को लेकर और कोरोना वायरस के जो मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं उसको लेकर फिर से केंद्र सरकार का घेराव किया गया है। हालांकि इससे पहले बसों की सियासत की बात करें या फिर मजदूरों को लेकर जो सियासत गरमाई हुई थी उसको लेकर भी लगातार कांग्रेस हमलावर रही है, विपक्ष हमलावर रहा है।
अजय वर्मा प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज में। जी धन्यवाद। अजय वर्मा, आपसे जानना चाहेंगे, राहुल गांधी ने एक कोरोना ग्राफ शेयर किया है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जी ने नहीं, देश के उस हर जिम्मेदार नागरिक ने जी। राहुल गांधी जो सांसद हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेता अध्यक्ष रहे हैं, उस देश के हर पीड़ित मजदूर ने, उस देश के हर पीड़ित कोरोना पेशेंट ने, उस देश के हर पीड़ित परिवार ने ग्राफ हिंदुस्तान की सरकार की आंखें खोलने के लिए जारी किया है कि आप कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं और हिंदुस्तान में जो आंकड़ा है कोरोना का बढ़ता जा रहा है। आपके पास मेडिकल किट नहीं है, आपके पास टेस्टिंग किट नहीं है और कोई आईएएस। लेकिन अजय वर्मा, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर स्थिति कितनी भयावह है? देखिए, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, बंगाल हो, लोकसभा की सारी सीटें महाराष्ट्र मोदी जी को वहां जीते हुए हैं। लोकसभा के सारे वोटर देश की सरकार बनाई है। राजस्थान में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान में भी 25 की 25 सीटें बीजेपी जीती है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोरोना बीजेपी के लोगों को छोड़ के हो रहा है। कोरोना कांग्रेस और बीजेपी बल्कि नहीं, हिंदुस्तान की जनता के उस हर आदमी को हो रहा है जो उसकी चपेट में आ रहा है, जो उसको चपेट में ले रहा है। तो ये मोदी जी का दायित्व बनता है। ये फेलियर है और संसार में अपना नाम ये लिखवा रहे हैं फेलियर टीकी में। राहुल गांधी जी बिल्कुल सही कर रहे हैं। हम लोग इस काम को करते रहेंगे। कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, कोरोना हिंदुस्तान की ओर से बचा रहा है। अजय वर्मा, लेकिन सरकार की ओर से हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है जिससे कि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। सरकार की अगर कोशिश की गई होती तो सरकार आईसीएमआर को अपने तरीके से नहीं चलाती। सरकार सारे आंकड़े बिल्कुल बैन नहीं लगाती कि दूसरों से तुलना करती है सरकार। साहब इतनी जगह तो इतने मर रहे हैं, हमारे इतने मर रहे हैं। अरे आप मौतों का तांडव देखना चाहते हैं क्या हिंदुस्तान में? शाइना एनसी बीजेपी से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से कोरोना ग्राफ यहां पर पेश किया गया है, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? देखिए, ये पागलपन है। मैं क्या कहूं, एक व्यक्ति जिन्होंने अभी तक की गंभीरता कितनी है, कितने अहम मुद्दे हैं जिसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, वहां वो बयान पे बयान देते जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि दिस वारंट्स एनी रिएक्शन। ये टिप्पणी करना ही बेमतलब है। शाइना एनसी हमारे साथ अजय वर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता भी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उनकी ओर से कहा गया है कि स्थिति बिल्कुल भयावह होती जा रही है। बीजेपी के लोगों की आंखों को दिख नहीं रहा है, इन्हें केवल मोदी और अमित शाह जी दिखाई देते हैं। ठीक है, वो गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, सबके गृह मंत्री, सबके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हमारा उनसे विनम्र अनुरोध है और अपोजिशन करता रहेगा कि भगवान इस कोरोना से देश को बचाइए। मरीज बढ़ते जा रहे हैं, आपके पास मेडिकल किट नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है और आप इलेक्शन लड़ने के मोड में लड़ रहे हैं। और दूसरा आदमी और विपक्ष अगर सेवा करता है तो जेल में डालने का काम कर रहे हैं, उस पर बैन लगाने का काम कर रहे हैं, उसका विरोध करने का काम कर रहे हैं। ये स्वस्थ परिपाटी नहीं है, ये स्वस्थ सोच नहीं है। लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र का हनन है। शाइना एनसीजी, क्या कहना चाहेंगे आप इनके अजय वर्मा की बात का? वो बार बार कह रहे हैं कि वोट बैंक बनाने के लिए ये सब किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? वोट बैंक के लिए क्या किया जा रहा है? आप मुझे बताएं। जब एक इनविजिबल टेररिस्ट जैसे कोरोना के 72,000 एलईडी लगाकर आप जो है रैली करवा रहे हैं बंगाल में और बिहार में, ये क्या किया जा रहा है? राजनीति कर रहे हैं जहां आपके शहंशाह 80 दिन के बाद उठ के बयानबाजी करते हैं। हमें इसके ऊपर फोकस नहीं करना है, हमें हमारा काम के ऊपर फोकस करना है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके या फिर जो मुआवजा सरकार की तरफ से गए हैं, कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिससे हमें बचना चाहिए, इसके बारे में चर्चा कीजिए। गंभीर सवालों के गंभीर मुद्दे उठाइए। जो सिर्फ बेबुनियादी टिप्पणी करने वाले हैं, आपके वोट बैंक की राजनीति जो आपने 60 साल की, हमने कभी नहीं किया और हम करेंगे ही नहीं। हम इंसानियत के लिए और आज सिर्फ एक लक्ष्य है, वो है ये इनविजिबल टेररिस्ट को खत्म करना। अजय वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां देने के लिए। शाइना एनसी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए।
दिल्ली में फिर महंगाई की मार पड़ी है। आपको बता दें कि 7वें दिन लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल 59 पैसे, डीजल 58 पैसे महंगा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं दिल्ली से, जहां पर फिर से एक बार महंगाई की मार पड़ी है। लोगों की जेबों पर इसका असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि 7वें दिन लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हुई है। पेट्रोल 59 पैसे और डीजल 58 पैसे महंगा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं कोरोना वायरस का कहर जिस तरीके से लगातार जारी है, ऐसे में जो रियायतें दी गई हैं लोगों को, लेकिन उसके बावजूद अब लगता है कि ये जिस तरीके से बार बार लगातार 7वें दिन से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों की परेशानियां और भी बढ़ती हुई यहाँ नजर आ रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर से दिल्ली में महंगाई की मार पड़ी है। 7वें दिन भी लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल 59 पैसे और डीजल 58 पैसे महंगा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कोरोना संकट के बीच भारत में अनलॉक 1 का दौर चल रहा है। इस दौर में तेल कंपनियां लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।